जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे, आराम से पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग जो जीएस की महाभारत सीरीज थी उसमें आज का जो टॉपिक था वो भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिमालय था। हिमालय रेंज को हम लोग पढ़ेंगे और उसके आगे भी एक एक करके पढ़ते रहेंगे। जब भी आप इस सीरीज को पढ़ना शुरू करिएगा, सबसे पहला काम कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम एक प्रश्न को तोड़कर व्याख्या करके बताएंगे। और व्याख्या करके बताना इसलिए भी लाजमी होता है क्योंकि जब भी हम परीक्षा देते हैं तो जरूरी नहीं जो मैं प्रश्न पढ़ाऊँ ये परीक्षा में हूबहू आ जाए, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे पूछ ले जाएंगे। जब आपको ये बातें विदित हैं, ये बातें पता है, ये बातें स्पष्ट हैं, तो बिना देरी किए हमें अपने रेस को आगे बढ़ाना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हैं तो आपको पढ़ने और पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी राय नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, किस हिमालयी, ध्यान से देखिएगा, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके अपना जवाब जरूर देंगे। मतलब कह रहा है कि किस हिमालयी चोटी को, सभी लोग फटाफट जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक कमेंट करके जवाब जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता है, पहली चीज हमें यह पता चल जाता है हम कितने में कितना सही कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है हमें अपना आकलन स्वयं हो जाता है जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, जो अगर सागर माता की बात करें तो सागर माता आप लोगों ने एकदम सही बताया, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ये हिमालय की, महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। ये बात आप लोग को पता होगी, यह बात आप लोग को विदित होगी। लेकिन यहाँ पे है धौलागिरी, जैसे आपने यहाँ पे देखा धौलागिरी, तो ये है 8,172 मीटर। तो धौलागिरी के बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा। फिर कंचनजंगा 8,598 मीटर, कंचनजंगा हो गई। क्या हो गई? कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आपकी नंगा पर्वत, ये 8,126 मीटर है। तो ये चारों की जो पर्वत श्रेणियां हैं आप इनका स्क्रीनशॉट सबसे पहले अपने कॉपी पे, अपने जहां भी नोट्स लिख रहे हैं वहां पे ये लिख लीजिएगा या तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। कारण क्या है, क्योंकि मैं आपको बताया कि परीक्षा में आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़े से घुमा कर पूछे जा रहे हैं। तो नेपाल में महान हिमालय को सागरमाथा कहते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बनेगा, भारतीय सीमा के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भारतीय सीमा के अंदर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। वैसे आप कहेंगे सर K2 है, इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ाया था। अगर कल की सीरीज आपने, इसके पहले की सीरीज अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको याद होगा। ठीक है, ये भारतीय सीमा के अंदर था, सिक्किम में है, क्योंकि जो K2 है वो POK में है। कहाँ पे है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब तक यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या है? आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी जरूर करना चाहूँगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं थोड़ा सा अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं अगर अंत तक बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। एक काम करिएगा, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, सबसे पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि फट से पहला काम वीडियो को लाइक करें फिर शेयर कर दें। ठीक है, आपकी संख्या बेहतर रहेगी तो मेरी मेहनत का प्रतिफल निकल जाएगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वास्तव में उसका परिणाम आपके देखने के रूप में मिल रहा है। तो बस आपकी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दें। देखिए यहाँ पे अगर हिमालय की बात करें, यहाँ से अगर हम महान हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की जो सबसे पश्चिम चोटी, मैंने इसके पहले बताया था, यहाँ पर जो पश्चिम में है वो है आपका नंगा पर्वत। क्या है आपका? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की इसकी हाइट है 8126 मीटर। नंगा पर्वत क्या है? 8126 मीटर है। लेकिन इसकी जो सबसे पूर्वी चोटी, ये सबसे पश्चिम है, ये क्या आपकी वेस्ट चोटी है। अगर सबसे पूर्वी चोटी पूछा जाए, ईस्ट चोटी, तो यहाँ पर है। कहाँ पे? रुक जाइए, इसका कलर चेंज कर देंगे ना तब थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा, लिख लीजिएगा।
यहाँ पे नमचा है, लेकिन कहीं आपको मिलता है नामचा बरवा। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 7,756 मीटर इसकी हाइट है। तो ये दो चोटियां आपका परीक्षा में पूछा जाता है, दोनों आप क्लियर कर लीजिएगा। नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की है, सबसे पश्चिम पूछ देगा तो नंगा पर्वत है। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो आप पूरी तरह से रट ले, क्योंकि अगर एक बार आप रट लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरे जीवन काल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया, आप लोग जैसे लग रहा है पैसा कटेगा, शेयर तो कर दीजिए, कम से कम 10 लोग को प्रतिदिन क्लास में जोड़िए। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, नामचा बरवा होगा। अन्नपूर्णा की ऊंचाई क्या है, तो भैया अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,076 मीटर है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, 8,076। कंचनजंगा की हाइट कितनी है, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, प्रारंभ से देख रहे हैं, प्रतिदिन क्लास में है, वो केवल इतना बताएंगे कंचनजंगा की हाइट क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो गया, नामचा बरवा, अर्थात इसका ए उत्तर राइट हो चुका है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूँ। यहाँ तक जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, केवल कमेंट करके बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ताकि मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूँ और उसकी भी विधिवत व्याख्या करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि गाडविन आस्टीन है क्या है, तो फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। गाडविन आस्टीन के बारे में मैं कल मैंने एक विशेष बात आप लोग को बताई थी। अगर जो मेरी क्लास को डेली देख रहे होंगे उन्हें वो बात याद होगी। ठीक है, माना ये भारत है, बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके समझने भर का ये भारत कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे काराकोरम श्रेणी थी, ट्रांस हिमालय की एक काराकोरम श्रेणी थी। उसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी थी, उसका नाम था K2 गाडविन आस्टीन। क्या नाम था उसका, K2 गाडविन आस्टीन। 8,611 मीटर। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। कितनी थी, दुनिया की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। और ये कहाँ पे था, POK में था। कहाँ पे, POK माने पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पे है ये, यहाँ पे क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम मैंने मोटा कर दिया मैप में, ये पाक अधिकृत कश्मीर में। एक प्रश्न यहाँ से बनता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, POK की राजधानी क्या है, कोई कमेंट करके बताया, मैंने पढ़ाया हुआ है। POK की राजधानी क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अच्छा ये बताइएगा कि K2 की जो हाइट है वो फिट में क्या होगी, सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगर K2 की हाइट फिट में पूछेगा, मीटर में तो पता है, अगर फिट में पूछता है तो इसकी जो हाइट होगी वो 28,251 फीट होगी। ये याद रखिएगा, ये किसकी है, K2 की है। क्लियर, और अब जानते रहिएगा ये काराकोरम में है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसे शिखर कहते हैं। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत। POK की राजधानी मुर्शिदाबाद है, POK की राजधानी मुर्शिदाबाद है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये शिखर है, एक चोटी है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया था उन सभी के प्रश्नों का जवाब पूरी तरीके से सही था। अब जरा मैं कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं। देखिए ये ट्रांस हिमालय का सबसे जो ऊंची उत्तरी चोटी थी उसे हम काराकोरम कहते थे। क्या कहते थे, काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची जो चोटी थी उसे हम K2 कहते थे। क्या कहते थे, K2 गाडविन आस्टीन के नाम से जानते थे। तो ये ट्रांस हिमालय माने पार के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय को भी कभी कभी मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर 20 का राइट आंसर है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, अगर हो सके तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें और अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जरूर पोस्ट करें। अगला प्रश्न है कि बहुत ध्यान से आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का अंग नहीं है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे बिना समय गंवाए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्या बात है जी, मैप नहीं बन रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देते रहे भैया, आप लोग जवाब तो देते रहे सभी लोग। ठीक है, माना हमारा भारत हो गया। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में, ये कौन सा हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं कौन कौन नहीं है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय में पहले बना दे रहा हूँ, ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब यहीं से इसी ट्रांस हिमालय से ये महान हिमालय आपका आ गया। अब ये महान हिमालय देखिए यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर का यूज करूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो हिमालय दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण तरफ घूम गया है। अब पाकिस्तान में से सुलेमान कहते हैं, पाकिस्तान में इसे सुलेमान कहते हैं, और अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश कहते हैं, और यहां तिब्बत के ऊपर इसे कुन्नुल कहते हैं, कुल्लून कहते हैं। ठीक, और काराकोरम यहां पे है, ये काराकोरम, ये जो आगे आ रहा है ये काराकोरम है। ये हिमालय की हो गई। अब एक छोटा सा है, ये अरावली है आपकी, ये आप अरावली है। अब जरा ये अपशिष्ट पर्वत है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब ये बताना है निम्नलिखित में से कौन हिमालय का भाग नहीं है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, मैं सही से व्याख्या करूंगा, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी साथी मित्र, इष्ट मित्र को जरूर शेयर करेंगे। यह मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। जी हाँ, ये पामीर की गांठ है, जो लनी दुर्गेश का लोगो, इसे मान लेते हैं पामीर की गांठ। तो आप हमें बताएं कौन इसमें है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। मैं इसे और व्याख्या करूंगा, जितना हो सकेगा मैं उतना व्याख्या करूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पहले आप इसे शेयर करके आएं, लाइक करके आएं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करें। मैं इसकी सभी को व्याख्या करूंगा, सभी की। सभी लोग फटाफट कमेंट करके मतलब आए, ताकि मैं इसकी अन्य व्याख्या अच्छी तरह से कर दूं। सभी लोग फटाफट, अब नहीं करेंगे भैया, क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अरावली पर्वत के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं तो जान लीजिएगा। देखिए, जो अरावली पर्वत है ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है ये अरावली पर्वत? एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। ये प्राचीनतम मोरदार पर्वतों में से एक है। इसकी लंबाई, अगर अरावली की, मैं केवल अरावली की बात कर रहा हूँ, अरावली की जो लंबाई है ये है आपका 800 किलोमीटर है। यह दिल्ली के पालनपुर तक फैला हुआ है, और इससे उदयपुर के निकट जरग्गा, दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर। मैंने पढ़ाया है कल, इसकी लंबाई भी लिखाई थी, ऊंचाई। गुरु शिखर की हाइट कितनी, कमेंट करके बताइएगा। और ये आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। माउंट आबू प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, तो यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो आप लोग पहले निवेदन है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करके हैं। अब ध्यान से मैं अब इसके तथ्य को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, कौन सा कलर यूज किया जाए यार, ये कलर ठीक है। देखिए, जो हिमालय पश्चिम दिशा कौन होता है पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर आपको नौकरी करनी है सरकारी तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब हिमालय का पश्चिम हिस्सा मतलब ये हिस्सा, यहाँ पे दक्षिण दिशा में हिमालय घुमा है। तो पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? सुलेमान श्रेणी कहते हैं। अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश कहते हैं, लेकिन तिब्बत की पठार के ऊपर चलता है, इसे कुन्नुल कहते हैं। ये हिमालय की श्रेणी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जो काराकोरम है ये भी तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम भी क्या है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कुन्नुल भी है, हिंदू कुश भी है। अच्छा, एक प्रश्न बताइएगा, हिमालय पूर्व में आने के बाद दक्षिण दिशा में घूम जाता है, उसका नाम क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हिमालय पूर्व में आने के बाद, पूर्व में भी आने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाता है, पश्चिम में भी दक्षिण दिशा की तरफ घूमता है, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं इसे क्या कहते हैं। पूर्व में जब हिमालय दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाता है, इसे हम अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा ये भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, और यही अराकान योमा जब जल में डूब के फिर वापस निकलती है, तो यहीं पे हमारा क्या बनता है? द्वीप का निर्माण होता है, जिससे हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। यहाँ पे कोको द्वीप होता है, फिर कोको स्टेट है। इन सभी के बारे में हम आगे भी व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। यहाँ तक जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
केवल कमेंट करके बताएं कि आपको मानचित्र के आधार पर यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, मैं सही पढ़ा रहा हूं, तो 10 ग्रुप में शेयर करके आइएगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? अच्छा, मैंने उत्तर बताया नहीं, अरावली होगा। इसका उत्तर होगा अरावली पर्वत। इसका उत्तर क्या होगा? अरावली पर्वत। क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताइए सभी लोग, क्लास कैसी लगी। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं मैप के आधार पर ही पढ़ाऊंगा। देखिए यहां पे है, निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो जरा फटाफट कमेंट करें, ये दून क्या है? यार सोचने वाली बात है, ये दून किसे कहते हैं? देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा फिर मैप बनाऊंगा, क्योंकि मैप के आधार पर हम और आप तथ्यों को बहुत अच्छे से आसानी समझ पाते हैं। सही बात है ना? माना ये भारत है, ये क्या है? माना हमारा ये भारत है। तो काम चलो भारत में बनाता हूं बार बार, क्योंकि इससे मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा, मेरी मैपिंग भी अच्छी हो जाएगी आपकी तरह। तो यहां पे ये है हमारा महान हिमालय, फिर ये है हमारा लघु हिमालय, फिर ये है हमारा शिवालिक श्रेणी। ये कलर तो मैच कर गया यार। ये है हमारा शिवालिक श्रेणी। अब दून की घाटी किसे कहते हैं? तो जरा फटाफट कमेंट करके बताएं, ये दून की घाटी किसे कहते हैं? अब उत्तराखंड में है। ये कहां पे है? उत्तराखंड में। मैंने तीनों बनाया, जो लाल कलर से है वो महान हिमालय है, नीला कलर जो मैंने बनाया लघु हिमालय है, और नीचे जो मैंने बनाया शिवालिक श्रेणी बनाया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिएगा यहां से इस प्रश्न को। देखिए मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है, भले आप वीडियो को शेयर करें ना करें, देखिए वो आपका राइट है। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं ये बार बार चाहूंगा आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें। लेकिन आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। देखिए लघु हिमालय, ध्यान से देखिएगा, ये लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, शिवालिक हिमालय के बीच एक मतलब घाटियां हैं, जिन्हें दून की घाटियां कहते हैं। क्या कहते हैं? दून की घाटियां। क्या कहते हैं? दून की घाटियां। और जो दून की घाटियां कहते हैं, किसकी? दून की घाटियां कहते हैं। कहां पे कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं। लेकिन ये पश्चिम में कहते हैं। कहां कहते हैं? ध्यान से लिख लीजिएगा, इसे हम पश्चिम में कहते हैं। कहां कहते हैं? पश्चिम में। तो जरा कमेंट करके बताएं, पूरब में क्या कहते हैं? पश्चिम में हम कहते हैं दून की घाटियां, तो पूरब में क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट। अभी ट्रांस हिमालय मैंने नहीं बनाया, इसमें मैंने 3 हिमालय बनाया है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको ट्रांस हिमालय क्लियर होगा, कल की वीडियो मैंने बताया था। देखिए पश्चिम में दून की घाटी कहते हैं, और जब पूरब की बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं, तो पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार। तो याद रखिएगा कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड के वेस्ट में। ठीक, अगर ईस्ट की बात करेगा तो ईस्ट में क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, सभी के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई ऐसा शख्स हो जिससे मैप के आधार पर भी समझ में ना आया हो, वो एक नहीं 1000 बार पूछेगा, मैं 1000 बार आपको समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको सिलेक्शन दिलाना है। इसी उद्देश्य से मैं प्रतिदिन आपको लाइव आता हूँ ई लर्निंग विद दुर्गेश पे 9:30 बजे। जी हाँ, महाभारत क्लास चल रही 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल। तो मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वीडियो को आपसे निवेदन है कि लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। जितने भी वीडियो को शेयर किए उतने लोग लाइक किए हैं, भगवान करे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें और जल्दी सरकारी नौकरी करें। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें।
मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? आइए सभी के बारे में एक एक लाइन आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया हिमालय के 4 मेजर पार्ट हैं। हिमालय के 4 मेजर पार्ट हैं। कल मैंने इसके बारे में विधिवत आप लोग को बताया था। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, इसे हम पार का हिमालय कहते हैं। दूसरा महान हिमालय, इसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। इसे हम हिमाद्री कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। फिर हमारा लघु हिमालय है, फिर क्या है? शिवालिक है। कल मैंने इसके बारे में पूरे के बारे में विस्तृत व्याख्या किया था। ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां। ये हिमालय बनने के पहले बनकर तैयार था। ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले बनकर तैयार था। ठीक, इसकी 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है। दूसरी बात, इसलिए बृहद हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, सह्याद्री किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताएं, सह्याद्री किसे कहते हैं? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं सह्याद्री किसे कहते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट की जो पर्वत है, पश्चिमी घाट की जो पर्वत है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट का ये पर्वत श्रेणियां हैं, इसे सह्याद्री कहा जाता है। और ये भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और इसकी लंबाई, सह्याद्री की लंबाई मैं बता रहा हूं, सह्याद्री 1500 किलोमीटर है। जी हाँ, 1500 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट में ताप्ती नदी से नीलगिरी तक फैला है। ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक ये फैला है। यहाँ पे ताप्ती नदी है, यहाँ पे नीलगिरी है, मतलब नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसे हम सह्याद्री कहते हैं। शिवालिक क्या है? ये सबसे नीचे हिमालय का तीसरा है। असम हिमालय, जब हम उसके क्षेत्र के आधार पर बढ़ते हैं तब उसे हम असम हिमालय कहते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, दोडा बेटा, अनाई मुड़ी, सब इसकी सर्वोच्च चोटी है। जैसे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोडा बेटा है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी है। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं, ये प्रश्न परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन व्याख्या अगर आपको समझ में आ गई तो परीक्षा में व्याख्या ही आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप लोग से निवेदन है, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। ये सोचिएगा आपका भाई, आपका मित्र, आपका साथी पढ़ा रहा है, तो आप अगर मेहनत करते तो कैसा होता। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट जवाब देंगे। सभी लोग, निवेदन आपसे पुनः यह रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि यह मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप नहीं शेयर करेंगे। अगर ये आप पढ़ाते और तो फिर क्या करते हैं, बस वही समझ के शेयर करिएगा। ठीक है, मैं मैप के आधार पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, अगर आप मैप के आधार पर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आपके ऐसे प्रश्न अगर यहाँ से आएंगे तो गलत नहीं होंगे, यह मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं हमेशा आपको मैप के आधार पर ही पढ़ाता हूँ, हमेशा। ठीक है। अब अगर इनका विभाजन देखें, इनका विभाजन काफ़ी बड़ा है। मैं उसे शॉर्टकट में ही आपको पढ़ाना चाहूँगा, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। देखिए, सतलज नदी, देखिए सतलज नदी देखेंगे तो पहले मैं नदी बना दूँ छोटा सा। सतलज नदी यहाँ से निकलती है। अच्छा ये बताइए, तिब्बत की पठार से 3 नदियाँ निकलती हैं भारत की। कोई कमेंट कर बताए कौन कौन? 3 नदियाँ निकलती हैं। 3 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से इस क्षेत्र से भारत की 3 नदियाँ निकलती हैं। एक इधर जाती है, एक यहाँ आती है और एक यहाँ आती है। तीनों नदियों के नाम आप फटाफट कमेंट करके जवाब दें। ठीक है, सिंधु और काली नदी, सिंधु और काली नदी, सिंधु यहाँ है और काली नदी यहाँ पे है। सिंधु और काली नदी के बीच जो हिमालय का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कौन से हिमालय? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका ज़्यादातर क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। उत्तराखंड में ये है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। मेरा मैप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, छोटा मैप है। और इसकी जो चोटियाँ हैं
कुमायूं हिमालय की, वो है नंदा देवी। लिख लीजिएगा, नंदा देवी कहाँ है? कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी, केदारनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, लिख लीजिए सभी लोग, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये सब इसकी प्रमुख चोटियां हैं। किसकी प्रमुख चोटियां हैं? ये कुमायूं हिमालय की है। तो मैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जी हाँ, देखिए मोनिका ने जी ने एकदम पूरी तरह से एकदम कंफर्म कर दिया है कि जो सिंधु से सतलज तक है, सिंधु से सतलज तक का जो हिस्सा है एकदम सही बताया इन्होंने। उसे हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज से कुमायूं को, सतलज से देखिए यहाँ पे, सतलज से कहां तक? काली नदी को कुमायूं के नाम से जानते हैं। काली नदी से तिस्ता नदी, बहुत ही सही, काली से तिस्ता नदी तक का क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। और वहीं पर असम हिमालय, तिस्ता से दिहांग, तिस्ता से, लिख लीजिएगा, तिस्ता से दिहांग नदी। दिहांग नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का नदी जब भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है उसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो उसे हम असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय के नाम से मुझसे जानते हैं। एक बार इसे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें, मैं दोबारा व्याख्या करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक के बीच का जो हिमालय है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। काली नदी से लेकर, पहले कुमायूं, सॉरी, फिर देखिए, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, और फिर काली से तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता से दिहांग असम हिमालय। इसकी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग रख लीजिएगा। अगर भविष्य में कभी भी यहां से प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि आपको समझ में आया। और आपसे निवेदन है कि जितने लोग भी वीडियो में आए हैं सभी लोग सबसे पहला काम इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको लग रहा है मैं मैप के आधार पर इससे आसान कोई पढ़ा सकता है तो मत पढ़िएगा चैनल, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़कर मेरा चैनल नहीं है, आपके करियर से बढ़कर मेरा समय नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग 10 ग्रुप में शेयर करके आइएगा, कम से कम 10 ग्रुप में। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। पैसे नहीं कटेंगे यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आपको एक बटन दबाने से मोटिवेशन मिलता है। कोई वीडियो बाद में देखेगा, लगेगा हाँ वीडियो सर ने अच्छा पढ़ाया, दुर्गेश सर ने ठीक पढ़ाया। मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, सही बताया आपने। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। स्क्रीनशॉट हो गया? अगला है आपका, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, काफी मजेदार प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका जवाब जरूर दें। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार की बात कर रहा है। जो लोग लाइव हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे कि कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। देखिए, मैप बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन काम चलाऊं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं अगर मैप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब बताइएगा, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा? फटाफट कमेंट करिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? फटाफट कमेंट करिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। भैया पैसा नहीं लगता, सवाल का जवाब दीजिए। गलत होगा हम गोली थोड़ी ना मार देंगे। बताइए, गलत हो जाएगा क्या हम आपको गोली मार देंगे? नहीं ना मारेंगे। तो भैया बताइए, देखिए सबसे ऊंचा भारत का हवाई अड्डा कहां पे? 2 प्रश्न बनेगा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां पर है? तो भैया जी, सबसे ऊंचा भारत का हवाई अड्डा एक पठार पर है। वो पठार है लद्दाख का पठार। कहां है? लद्दाख का पठार। दूसरी बातें, लद्दाख के बारे में कई बातें आपको बताना चाहूंगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, यहां पे 3 चोटियां हैं। सबसे ऊपर है, इसे हम काराकोरम कहते हैं। उसके नीचे है लद्दाख। उसके नीचे क्या है? लद्दाख है। क्या नाम है इसका? लद्दाख। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। लिख लीजिएगा, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है जिसे हम राकापोसी कहते हैं।
एक बात। दूसरी बात, काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी बहती है। कौन सी नदी? श्योक नदी बहती है, ये लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। जी हाँ, लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है और यह पठार तिब्बत के पश्चिम में और 5000 मीटर इसकी ऊंचाई अगर आप लोग जानेंगे तो 5000 मीटर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, और चांगतांग इलाका तक फैला है। एक बड़ा प्रश्न यहां से पूछा जाता है परीक्षा में, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि कहां पर भारत का शीत मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहां है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। भारत का शीत मरुस्थल कहां पर है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, मैं ऐसी व्याख्या करूंगा कि पूरे जीवन में अगर ऐसा कोई पढ़ा दे आप इस चैनल को छोड़ दीजिएगा। ये घमंड नहीं, ये गर्व की बात है। ध्यान से देखिएगा, देखिए मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि लद्दाख भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कैसे है, कोई बताएगा? शीत मरुस्थल कैसे है? आइए उसके बारे में आपको व्याख्या करके बताता हूं। देखिए, जैसे ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये पर्वत श्रेणियां हैं। जब इधर से वर्षा की बूंदें आती हैं, तो दोनों तरफ से जब वर्षा होती है तो यहां पर वर्षा होती है, यहां पर होती हैं, लेकिन यह क्षेत्र नहीं होता, इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए लद्दाख क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। लद्दाख क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा नहीं हो पाती। और जब लद्दाख क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती तो ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे कितने प्रश्न बने? लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, लद्दाख ट्रांस हिमालय की मध्य की चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम राकापोशी है, इसकी हाइट लगभग 5000 मीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। इस प्रकार यहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा इस वीडियो को सभी साथी अपने अपने 10-10 ग्रुप में शेयर कर दें। लाइक करने का आपका पैसा नहीं लगेगा यार, लाइक तो कर सकते हैं, लाइक तो कर सकते हैं आप लोग ना। देखिए, जितने लोगों ने लाइक किया, जितने लोगों ने शेयर किया, भगवान करे वो जल्दी सरकारी नौकरी करे, और लाइक करने वाले जिंदगी भर यही काम करते रहें। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं तुरंत। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जवाब जरूर देंगे। यार वीडियो को पैसा लगता है। विद्या माई कसम है, सभी लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दें। विद्या माई कसम है, सभी लोग फटाफट लाइक करें। देखिए, हिमालय हो गया। हिमालय को देखिए, दो पर्वतों को, जब पर्वतों को नदियां काटकर अलग कर, जैसे यहाँ पे देखिए पर्वत है कोई, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई पर्वत है, अगर कोई पर्वत से यहाँ से कोई नदी बह रही है, क्या बह रही है? कोई नदी बह रही है, तो नदी क्या करती है? पर्वतों को काट देती है। और जब ये पर्वतों को काट देती है तो ये तब तक काटती है जब तक इसे वाटर लेवल समुद्र तल न मिल जाए। माने पर्वतों को नदियां तब तक काटती हैं जब तक वो समुद्र तल को न प्राप्त कर ले, और समुद्र तल को प्राप्त करने के बाद जब ये नदियां सूख जाती हैं तो बीच में एक सरकरा रास्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? दो पर्वतों के बीच में एक सरकरा रास्ता बन जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। पर्वतों के बीच में दो सरकरा रास्ता बन जाता है। इसी रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, पासेज कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, या इसे पासेज कहते हैं। दूसरी बात, अब मैं हिमालय कब बनाया क्यों? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे, ध्यान से समझेंगे 4 प्रश्न। यहाँ पे जो हमारा हिमालय है, क्या है? हमारा महान हिमालय, ये यहाँ पे एक नदी काट देती है, यहाँ पे एक नदी काटती है। देखिए, यहाँ पे पर्वत हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है, लेकिन पश्चिम और पूरब में इसे क्या करती है? इसे पश्चिम पूरब में नदियां काटती हैं, और नदियां तब तक काटती हैं जब तक समुद्र तल को न प्राप्त कर ले। तो यहां पर
पश्चिम में सिंध गार्ज बनाती हैं, ध्यान से लिखिएगा, सिंध गार्ज, गार्ज या कैनियन, और पूरब में दिहांग गार्ज। कौन सी? दिहांग गार्ज। ध्यान समझिएगा, ये गार्ज क्या होता है? जब नदियां हिमालय या पर्वतों को काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। और जब ये गार्ज सूख जाता है तब क्या बनता है? दर्रा बनता है। तब क्या बनता है? दर्रा बनता है। तो हिमालय के पश्चिम में, हिमालय के पश्चिम में जो है वो क्या है आपका? यहाँ पे नदियां निकलती हैं, ये बन गया आपका दर्रा। इसे कहते हैं सिंधु गार्ज। अगर पूछा जाए हिमालय पश्चिम में किससे अलग होता है तो आप बताइएगा सिंधु गार्ज से। किससे अलग होता है? सिंधु गार्ज से। और पूरब में दिहांग गार्ज से। दिहांग गार्ज से कैसे? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं सांगपो। सांगपो जब भारत में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है क्या? दिहांग नदी। दिहांग नदी और आगे बढ़ती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। ब्रह्मपुत्र और आगे बढ़ती है इसका नाम जमुना होता है। जमुना आगे जाती है तो इधर से गंगा आती है। कौन आती है? गंगा आती है। फिर गंगा क्या मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा और जमुना मिलकर मेघना हो जाती हैं। तो हिमालय को पूरब में नदी काटकर दिहांग गार्ज बनाती है, पश्चिम में काटकर सिंधु गार्ज बनाती है। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा हिमालय को पूरब पश्चिम में कैसे काटती है। ठीक है, अब बताइए जितने लोग लाइव देख रहे हैं कोई कमेंट करके बताएगा। मैं जौनपुर जनपद से हूं, दुर्गेश जायसवाल। जी हाँ, मैं जौनपुर से सिराज हिंद से हूँ। 69,000 में चयनित हूँ और नौकरी अब हमें चिंता नहीं आप लोग को है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, भगवान करे आप लोग भी सरकारी नौकरी जल्दी से मिले। अब जरा हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। सभी लोग लाइक करिए, पैसा नहीं लगता लाइक करने का, शेयर करने का नहीं लगता, हाँ पढ़ाने में लगता है। ठीक है, तो पढ़ाने में लग रहा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। मैंने यूपीएससी IAS मेंस लिखा है, MPPSC मेंस इंटरव्यू दिया है। इसका मतलब है GS पे कमांड अच्छा है। तो मैं जो मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर इस तरह मैप के आधार पर कोई भी चैनल आपको पूरी तरह से पढ़ा दे तो आप इस चैनल को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। पैसा नहीं लगा, मैं बार बार कहता हूँ 10 ग्रुप में शेयर करिए। मैं भी आपके बीच का हूँ, जैसे आप वैसे मैं। फ़र्क इतना है मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, समय नहीं गंवाना है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगला प्रश्न क्या है? स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर ले आप। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट कमेंट करें। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है? अब मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसके पहले का उत्तर दर्रा था, अब इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अच्छा, कौन सी भारत में है? अच्छा, कौन सी भारत में है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार। देखिए, आप लोग जब जवाब देते हैं तो ये हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मैं भी मूर्ख की तरह लगूंगा, मैं भी मूर्ख की तरह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपसे निवेदन रहता है कि आप हमें जवाब जरूर दिया करें। ठीक है, आप लोग सभी लोग जवाब जरूर दें। ये हिमालय है, ये हिमालय मतलब मैं चित्र बना रहा हूं। चलिए आइए मैं सबका नाम लिखते चल रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। चलिए एक एक करके मैं नाम लिखता चल रहा हूं। देखिए, इसका नाम है अराकान योमा। इसका नाम है अराकान योमा। ये अराकान योमा जो है ये हिमालय का हिस्सा है, भारत और म्यांमार के बीच में है। ठीक, और ये सुलेमान पाकिस्तान में है। ये सुलेमान है, ये क्या है आपका? सुलेमान है, ये सुलेमान है आपका। और ये नीचे जो है साल्ट रेंज है, ये आपका साल्ट रेंज है। क्लियर? और ये हिस्सा आपका, एक हिस्सा बचा है, ये है पीर पंजाल। ये हिस्सा जो है आपका पीर पंजाल है। ध्यान से देखिएगा, पीर पंजाल है। अब हमें ये बताइए कौन सा हिस्सा भारत में है? सुलेमान और साल्ट रेंज ये पाक में है, ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। ठीक, ये पीर पंजाल इंडिया में है और ये
म्यांमार में है। ये कहाँ पे है? म्यांमार में है। आप जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ गया। मैंने चारों की व्याख्या करके आपको बता दिया। मैंने इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अभी ये कह दे सर मुझे समझ में नहीं आया अराकान योमा कहाँ है। अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा रेखा, इसे हम कहते हैं। ये तो भारत के बाहर हुआ। सुलेमान श्रेणी क्या है? हिमालय का एक हिस्सा है जो हिमालय के पश्चिम में है, उसे हम सुलेमान कहते हैं। सॉल्ट रेंज कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। ठीक, अब हमारा बचा पीर पंजाल, तो लघु हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। इस प्रकार हमने और आपने ये देख लिया कि मैप के आधार पर कौन कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो जरा आप कमेंट करके बताएं कि जितने लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्या सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अगर सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तभी मैं आगे बढ़ूं, ताकि जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन दिलाना है और इसीलिए मैं इतनी व्याख्या करके बता रहा हूं। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप लोग जल्दी से सरकारी नौकरी करें, ईश्वर करे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है, तो मेरी भी दुआएं उनके लिए हैं, और जितने लोगों ने लाइक किया है भगवान उनको ऐसे ही बनाए रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकटक झील। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वो किस राज्य में है? फटाफट कमेंट करिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। ये लोकटक झील जो है वो किस, बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, हाँ सही नहीं बन पाया जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है। यही हिस्सा हमें बताना है। ये मणिपुर है, तो ये मणिपुर में क्या है? ये मणिपुर में लोकटक झील है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना है। तो जरा कमेंट करके बताएं कि लोकटक झील की क्या कोई और विशेषता है? फटाफट कमेंट करके बताएं लोकटक झील की क्या कोई और विशेषता है? जी हाँ मुनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे केबुल लामजाओ एक पार्क है जो तैरता हुआ है। लोकटक झील में एक पार्क है जो तैरता हुआ है, और ये लोकटक झील में है और ये मणिपुर में है। ऊपर देखिए मैंने चित्र के माध्यम से मैप के आधार पर मैंने बता दिया कि चित्र में मणिपुर कहाँ है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें मैप आना चाहिए। अगर हमारा मैप नहीं अध्ययन हो पा रहा है, अगर हम मैप पे कमांड नहीं बना पा रहे हैं, हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना व्यर्थ है। इसीलिए मैं आपको यही चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सबसे एक निवेदन है मेरा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलती है। क्लियर? इसका उत्तर बी राइट है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ई लर्निंग विद दुर्गेश, आप सभी का स्वागत है। अगला है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में व्याख्या किया था। जो लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको ये टॉपिक अच्छी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दें। ठीक है, सभी लोग फटाफट बताएं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को पश्चिम में किस नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। देखिए आप अगर जवाब देते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे सही से पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या, आप लोग तो बड़े ही हैं हाँ फिलहाल, लेकिन मतलब एक मेरा भी हौसला बढ़ता है ना यार कि हाँ यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए मैंने एक बात आपको बताई थी, नीलगिरी पर्वत क्या है, दक्कन का पठार क्या है, इन सभी बातों को देखिए यहाँ पे जो पूरा है इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। ये क्या हो गया? दक्कन का पठार हो गया। तो मतलब विकल्प 3 आपका कट गया। विकल्प 3 आपका कट गया। अब बच्चा आपका नीलगिरी या सह्याद्री। क्या बच्चा आपका? नीलगिरी और सह्याद्री। तो इनके बारे में आपको बता दूं, ये पश्चिमी घाट पर्वत में है। कहाँ पर है? ये पश्चिमी घाट पर्वत में है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से लेकर, कहाँ से? ताप्ती नदी से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। इसकी जो लंबाई है सह्याद्री, इसका उत्तर क्या होगा? सह्याद्री। इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। कहाँ है? 1500 किलोमीटर है। ध्यान से देखिएगा, ये है 1500 किलोमीटर और ये पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है।
और इसे दो भागों में बांटते हैं। हम इसे दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भाग में। एक होता है यहां से नॉर्थ सह्याद्री और एक होता है साउथ सह्याद्री। ठीक है, दोनों की जो विभाजक रेखा है वो गुजरती है 16 अंश अक्षांश रेखा से। कितने अंश से? 16 अंश अक्षांश रेखा से गुजरती है, और जो गोवा राज्य से। कहां से? गोवा राज्य से। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि जो सह्याद्री है वहां पे दो भागों में बांटते हैं, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरती है, और जो गोवा है आपका, जो गोवा है यहां से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, और उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसुई। उसका नाम क्या है? कालसुई। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसुई, लिख लीजिएगा, कालसुई है, जो 1646 मीटर है। लेकिन दक्षिणी सह्याद्री कुद्रेमुख है। क्या नाम है इसका? दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख है, लिख लीजिएगा, कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी का, जो कितना है? 1892 मीटर। 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे दूसरी चोटी ये पुष्पगिरी है। इसके बाद पुष्पगिरी आती है दक्षिणी की, पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कितनी है? 1714 मीटर है। 1714 मीटर है। क्या है? 1714 मीटर है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट में नीलगिरी में आकर मिलती है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी दोदा बेटा है। और अन्नाई मुड़ी, लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई, अन्नाई यार होगा, अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2623 मीटर। अब जरा कमेंट करके बताएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या सभी को समझ में आ गया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट केवल कमेंट करके बताएं, क्या सभी को समझ में आ गया? मैं एक बार डिफाइन करूंगा दोबारा, एक बार आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको दोबारा समझाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन आपसे है कि फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग फटाफट शेयर कर दें लोगों को। कर भला तो हो भला, या लाइक कर दे, पैसे कटेंगे नहीं आपके, शेयर करेंगे पैसे नहीं कटेंगे। गजब है आप लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक को पश्चिमी घाट कहलाते हैं ये तो पता है, उसे हम सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। सह्याद्री श्रेणी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत के ताप्ती नदी, कौन से? ताप्ती नदी से लेकर कहां तक? नीलगिरी पर्वत तक। ध्यान से देखिएगा, नीलगिरी पर्वत तक फैला है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसे दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी सह्याद्री, दूसरी दक्षिणी सह्याद्री। ये दोनों 16 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात गोवा से अलग होते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुई है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख है। क्या है? इसे केंद्रमुख कहीं मिलता है, किसी किताब में कुद्रेमुख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। इसकी दूसरी ऊंची चोटी पुष्पगिरी है, 1714 मीटर। यहां से आपकी क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला है, अगला जो है अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2623 मीटर। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। ये क्लासेज प्रतिदिन रात 9:30 बजे से चलती हैं। सुबह 9:30 बजे आप लोग जरूर देखिएगा भारतीय संविधान, 11:30 बजे भारतीय संविधान, ठीक, 7:30 बजे पर्यावरण। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। आप लोग क्या शेयर करेंगे? फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? बताइए फटाफट। चलिए कोई बात नहीं शेयर करेंगे। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुई है। ठीक है, मैंने बताया 1646 मीटर। आरके जी मैंने बताया। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं। अभी क्लासेज आधे घंटे और चलेंगे, 1 घंटे तक, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे 18 दिन में भारत का भूगोल खत्म करना है और पूरा अच्छी तरीके से। अगला है आपका, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर हैं वो उसे क्या कहते हैं? फटाफट बताइएगा। देखिए, डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? चलिए आइए कार्डामम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ काम चलाऊ बन जाता है, और काम चलाऊ ही तो हम लोग को चाहिए। अब ये कह रहा है कार्डामम की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो कार्डामम की पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल से दक्षिण पूर्वी हिस्से तक फैली हैं, मतलब ये यहां से लेकर ये यहां तक फैली हुई हैं। ये कार्डामम की पहाड़ियां आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है आपकी कार्डामम की पहाड़ियां। ठीक, इन पहाड़ी पर इलायची की खेती होती है। किसकी खेती होती है? इलायची। इलायची की खेती के लिए विख्यात है, इसलिए इन्हें कार्डामम कहते हैं। तो आप लोगों ने एकदम ध्यान से देख लिया ना, यही है यहां पे, इसे ये कहते हैं कार्डामम की पहाड़ियां। अब इसका उत्तर बताएं ये क्या होगा। यहां पे तो हम जानते हैं ये जो है केरल है, ये हिस्सा जो है वो तमिलनाडु है। क्या होगा? तमिलनाडु। इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग को समझ में आ गया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। यहाँ पे इलायची बहुत होती है, इसलिए इलायची के लिए प्रसिद्ध, इसलिए मैंने प्रश्न कराया। देखिए, अगर आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण काम करेगा। मुझे पता है कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपसे मैं बार बार कहूँगा वीडियो को शेयर करने के लिए। बेशक आपको कहेंगे बार बार सर क्यों कहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यार, हम मेहनत करें तो मैं चाहूँगा मेहनत का प्रतिफल लोगों तक पहुँचे। फटाफट शेयर करिए सभी लोग को। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? फटाफट कमेंट करें, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बहुत अच्छा तो इस बार नहीं बना, मतलब दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है मेरा मैप भी। देखिए, शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये समुद्र तल से देखा जाए तो ये तमिलनाडु में है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पर है ये तमिलनाडु में है। आपको पता होगा यारडाग, यार ये परीक्षा में पूछा है, यारकाड एक हिल स्टेशन है। ये क्या है? हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। ये यहीं पर है, शिवराय की पहाड़ियों पर यारकाड एक हिल स्टेशन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यहीं पर है। कहाँ पे? तमिलनाडु पे। इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। तो जितने लोगों ने इसका उत्तर तमिलनाडु बताया है वो सभी का जवाब पूरी तरीके से सही है। शिवराय की पहाड़ियाँ, जी हाँ, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु पर। यारकाड हिल स्टेशन भी यहीं पर है, यारकाड हिल स्टेशन भी तमिलनाडु में ही है। अब बताइए, इससे सरल तरीका से मैं कैसे पढ़ाऊँ भाई? अगर आपके पास कोई तरीका हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कि मैं मैप पे एकदम बना बना के बता रहा हूँ, जिसे कभी भूले ही ना कि शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले शेयर तो करिए यार। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। कम से कम 1000 तो पहुंचा दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मैंने ये प्रश्न पढ़ाया है। अब भैया आप जवाब दीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। मैं इसको पढ़ाया हूं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बताएं, मैंने पढ़ाया है मालिक आज। लद्दाख का पठार एकदम राइट आंसर है, लद्दाख का पठार। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट कहां है? अब मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। माउंट एवरेस्ट कहां है? फटाफट बताएं, माउंट एवरेस्ट कहां है? सभी लोग बताएं। भैया माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में है। एकदम आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है यार। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? फटाफट कमेंट करें। और ये प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए, डेली क्लास के लिए आप जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बताएं किस विकल्प को लॉक किया जाए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई क्या है? फटाफट कमेंट करें, नंदा देवी की ऊंचाई क्या है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताएं, नंदा देवी की ऊंचाई क्या है? नंदा देवी की ऊंचाई क्या है? फटाफट बताएं। मैंने लिखवाया है आज। कंचनजंगा,
केटू गाडविन ऑस्टिन। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिख लीजिए। ये इसका उत्तर हो गया, लेकिन ये पीओके में है। कहां पे है? पीओके में है। लेकिन अगर भारतीय सीमा के अंदर पूछे तो भारतीय सीमा के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? कंचनजंगा होगी। क्या होगी? कंचनजंगा। ये दो की पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि सिक्किम भारत के कब्जे में है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ताकि भविष्य में आप ये ना कहें सर मुझे ये बात पता नहीं थी। इसका उत्तर तो एक होगा, लेकिन अगर यहां पे ये दे देता कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर, ठीक है, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर अगर कहता, इसका उत्तर क्या होता? तब इसका उत्तर कंचनजंगा होता। ऐसे इसका उत्तर क्या होगा? केटू गाडविन ऑस्टिन होगा। ठीक है, और मैंने पूरा इसकी हाइट लिख दिया। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न के लिए देखिएगा, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका जवाब आपको पता है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू गाडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम में है। ठीक, जो काराकोरम आगे चलकर कैलाश पर्वत हो जाती है। ठीक, ये इसका उत्तर क्या होगा? केटू 8611 मीटर होगी। ये सियाचिन, कारगिल, ये सभी क्या है? हिल ग्लेशियर है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? फटाफट कमेंट करें। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? फटाफट कमेंट करें। अब हमें कभी कोई विकल्प के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। फटाफट कमेंट करें। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं लाइव बताएं। देखिए मकालू जो है 8463 है, 8463 मीटर है, क्योंकि मकालू भी नहीं आया था, मैंने बता दिया। कंचनजंगा आपको मैंने बता ही दिया है, तो इसका सबसे क्या होगा? कंचनजंगा। कभी कभी विकल्प केटू नहीं है, जब केटू नहीं है तो कंचनजंगा होगा, जब केटू नहीं है तो कंचनजंगा होगा। याद रखिएगा, क्योंकि तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है ना जी, माउंट एवरेस्ट नेपाल की है। ठीक, काराकोरम में श्रेणी है, ये श्रेणी है। ठीक, ये क्या है? एक श्रेणी है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? कंचनजंगा होगा। क्या होगा? कंचनजंगा होगा। ये काराकोरम श्रेणी है। यहाँ पे पर्वत पूछा है, पर्वत शिखर, तो पर्वत शिखर इसका क्या होगा? कभी कभी में उत्तर के आधार पर, विकल्प के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इसका उत्तर होगा कंचनजंगा। क्या सबको समझ में आ गया कंचनजंगा क्यों होगा? मकालू 8463 है, कंचनजंगा 8598 है। अब बताइए कौन ज़्यादा ऊंचा है, मकालू कि कंचनजंगा? बताइए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया आपका? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे है? बताइए, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कंचनजंगा कहाँ? मैंने कई बार पढ़ाया है यार, कंचनजंगा यहाँ पर है। ये देखिए, बहुत अच्छा तो मैं भी इस बार नहीं बना, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में। ये है देखिए, यह सिक्किम पे है। ये भारत का 22वां राज्य है, ये भारत का 22वां राज्य है और पूर्ण जैविक राज्य है, और इसे जन्म संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। ठीक है, 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 36वें के बाद ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। ठीक, 1975 में, 1975 में। इसका उत्तर क्या होगा? सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? फटाफट बताइए, कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो बहुत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मकालू 8463 है, ये आपका 8463 मीटर है। ये 8598 मीटर है। ये 8848 मीटर है। सबसे ऊंचा क्या होगा यहाँ पे? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्लियर? बताएं, माउंट एवरेस्ट को ताला लगाया जाए, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व दिया नहीं, सबसे ऊंचा पूछा है, तो माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पे चढ़ी, फटाफट कमेंट करें। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पे चढ़ी 1984 में, बताइए फटाफट कमेंट करके। किस विकल्प को ताला लगाया जाए? फटाफट कमेंट करके बताएं।
देखिए इसका उत्तर क्या होगा, बछेंद्री पाल। क्या होगा इसका उत्तर, बछेंद्री पाल होगा भैया, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, बछेंद्री पाल। इन्हें उड़न परी कहते हैं, इन्हें उड़न परी। पीटी उषा को क्या कहते हैं, उड़न परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, बछेंद्री पाल। क्या होगा, बछेंद्री पाल। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, हो सके तो वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, फटाफट कमेंट करें। देखिए 1975 की घटना है, 16 मई 1975, 16 मई 1975 की घटना है। फटाफट कमेंट करके बताएं कौन है। ये जापान की पर्वतरोही थी, कहाँ की, ये जापान की पर्वतरोही थी और ये दुनिया की पहली महिला है। ये होगा जको ताइबी। क्या होगा, जको ताइबी। जितने लोगों ने ये उत्तर बताया है उनका सही जवाब है। जको ताइबी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला थी, जो जापान की थी। 16 मई 1975 को ये चढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 2 बार, बताइए कौन से विकल्प ताला लगाया जाए। 2 बार, फटाफट बताइए, 2 बार, 2 बार कौन है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। संतोष यादव, संतोष यादव भारत की ऐसी महिला है, भारत की महिला है और भारत की पहली महिला भी ऐसी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, सबसे कम समय अंतराल पर। ठीक है, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला हो गई। इसका उत्तर क्या होगा, संतोष यादव। ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। नंदा देवी, कमेंट करें, नंदा देवी कहाँ पे है, फटाफट कमेंट करें, नंदा देवी कहाँ पर है। 7,817 मीटर है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे है, फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैंने भी बताया था कुछ देर पहले, चंदौली उत्तर प्रदेश सही जवाब। नंदा देवी कहाँ पर है, कमेंट करें सभी लोग। देखिए डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और बिना स्पेस दिए आप ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। देखिए नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह गढ़वाल एवं कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका, गढ़वाल एवं कुमायूं हिमालय का भाग है। सभी लोगों ने एकदम सही बताया है। ठीक है, हिमालय पर्वत में भारत के उत्तराखंड राज्य में है ये। और यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पे क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। यह क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे संचालित की जाती हैं हमारे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। नंदा देवी कहाँ है, फटाफट बताइए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ पे, उत्तराखंड में। गुरु शिखर, फटाफट कमेंट करें, गुरु शिखर। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं, गुरु शिखर। कल मैंने ऊंचाई भी बताया था, गुरु शिखर कहाँ पे ये भी मैंने बताया था। गुरु शिखर के बारे में कल मैंने अच्छी तरीके से बताया था। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, यहाँ पे उत्तर भी आपको दिख गया। चलिए, ये देखिए राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में है। गुरु शिखर कहाँ पे है, ये है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये अरावली की, मैंने इसकी ऊंचाई कल लिखवाई थी। अगर कोई लाइव हो, अगर जो नोट्स बना रहा हो कमेंट करके बताए, जो डेली क्लास की नोट्स बना रहा हो कमेंट करके बताए। कल मैंने इसको लिखवाया था, कल मैंने इसकी नोट्स में लिखवाया था।
इसे संतों का शिखर भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, इसे संतों का शिखर कहते हैं। इसे संतों का शिखर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गुरु शिखर पर्वत को। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। जी हाँ, 1722 मीटर है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और धीरे धीरे आज की क्लास खत्म होने के कगार पर है। आप लोग अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसी के साथ आज की क्लास आपकी पूरी तरह से खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही कमेंट करके आप बताइए, उसी के साथ आज की क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, मैं आपको पहले कई बार बता चुका, डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम जुड़िएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367। आइए इसके बारे में अन्य चीज़ें हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। बताइए सभी लोग, फटाफट बताइए। देखिए, शिमला, पीर पंजाल, बताइए फटाफट कौन सही है इसमें, कौन सा सही सुमेल? देखिए, शिमला, पीर पंजाल सही है, उटकमंड, नीलगिरी सही है, कोडाईकनाल, पलनी पहाड़ी ये भी सही है, माउंट आबू। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में कौन सुमेलित नहीं है ना, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। माउंट आबू अरावली पर्वत सही है, इसलिए संतों का शिखर कहते हैं। कोडानाइकलाइल ये भी सही है। उटकमंड, देखिए शिमला पीर पंजाल श्रेणी गलत है, ये धौलाधर में है। ये कहाँ पे है? सॉरी, ये धौलाधर श्रेणी में है, ठीक है? ये पीर पंजाल में नहीं है, ये धौलाधर श्रेणी में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा इसका राइट आंसर होगा। जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। इसी के साथ आज की क्लास पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लासेस प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर रात 9:30 बजे लाइव क्लास चलती है। सुबह 9:30 बजे भारतीय संविधान की क्लास चलती है। 11 बजे सुबह भारतीय संविधान की क्लास चलती है। एक MCQ चलती है, एक थियरी चलती है। फिर 7 बजे EVS की क्लास चलती है। ये सभी लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जो आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। कल से गणित की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है मंडे से, तो आप गणित क्लास के लिए भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न, कोई समस्या हो तो आप बेहिचक, बेधड़क आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पूरी तरीके से व्याख्यात्मक रूप से आपके पढ़ाने का पूरा प्रयास किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी साथी, सभी मित्रों को शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव रहे, अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मेरा गला बैठ रहा है तो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भले कर दें, क्योंकि विद्या माई कसम में सभी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने ग्रुप आपके पास है फटाफट भेज दीजिएगा। जस्ट किडिंग, आपकी मर्जी से भेजें या ना भेजें, ठीक है? तो जितने लोगों ने लाइक और शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग अनलाइक किया, भगवान उनको इसी तरह बनाए रहे, क्योंकि मेहनत से पढ़ाया जा रहा होगा, उसमें भी किसी को कमियां दिख रही हैं तो पूरा मैप के आधार पर मैंने व्याख्या की है। लास्ट में थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया, प्रश्न थोड़े सरल थे और उनकी व्याख्या मैं लगभग कर चुका था। अगला टॉपिक क्या होगा, कल के लिए तैयार रहिएगा। मैं आपको बता दूँ, कल की जो टॉपिक होगा वो आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। वह है टॉपिक का नाम, बताइए क्या टॉपिक कल पढ़ना चाहेंगे आप लोग, फटाफट कमेंट करें, सभी लोग बताएं। कल होगा भारत का अपवाह तंत्र। कल की जो टॉपिक है लिख लीजिएगा आप लोग, भारत का अपवाह तंत्र। पहले रुक जाइए, मैं इसे हेडिंग, मोटे हेडिंग से लिखवा दूं। लिख लीजिएगा कल की टॉपिक, भारत का अपवाह तंत्र। ध्यान से लिखिएगा, भारत का अपवाह तंत्र अर्थात भारत की नदियां। भारत की नदियां कल एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगी आपकी, भारत की नदियां। एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत का अपवाह तंत्र के लिए कल आप लोग तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं, अपने 10-10 साथियों को जोड़ कर रखिएगा। मैप के आधार पर हम पूरी नदी आपको पढ़ाएंगे। एकदम आपने सही सुना कि मानचित्र के आधार पर हम आपको भारत की संपूर्ण नदी पढ़ा देंगे। और आपको सुनकर जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैप के आधार पर पूरा नदी पढ़ा दे। जी हाँ, कल की जो टॉपिक उसका नाम है रिवर, इंडियन रिवर।
बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, नदी कहाँ से निकलती है। और सबसे ज़्यादा ये कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको जो सीरीज लाता हूँ उससे एक फ़ायदा ये होता है, आपकी थियरी भी कंप्लीट हो जाती है और आपके एकदम एमसीक्यू भी एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, अनूप जी, एकता जी, बहुत बहुत धन्य माया जी। आप लोग ऐसे शख्स हैं जो प्रत्येक क्लास में मेरे साथ इलानी भी दुर्गेश पे रहते हैं। मैं आप सभी को सही धन्यवाद देना चाहूँगा। कल्पना जी, एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप, आर के जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा लगा तो आप लोग अगर लगे कि ये सभी साथियों को बताना चाहिए, सभी को शेयर करिएगा। और आप लोग प्रत्येक क्लास में, सबनम जी हाँ आपका भी धन्यवाद, आप भी प्रत्येक क्लास में रहती हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आप सभी लोग जल्दी से सिलेक्ट हों। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जितने लोगों ने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक किया धन्यवाद, और लाइक करने वाले इसे ज़िंदगी भर करते रह जाए।